प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, नमस्ते। आज हम बात करेंगे थॉमस हॉब्स के राज दर्शन में निरंकुशतावाद और व्यक्तिवाद, इन दोनों के तत्व ही मौजूद हैं। क्या हॉब्स के दर्शन में एक तरफ निरंकुशतावाद भी है और दूसरी तरफ व्यक्तिवाद का तत्व भी है। इसके बारे में आपको व्यापक रूप में जानकारी देंगे, जिसको कि विशेषकर विद्यार्थी समझ नहीं पाते। इसलिए हमने इसके अंतर्गत विशेष प्रयास किया है कि विद्यार्थियों को इसके बारे में ठीक से जानकारी हो। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सर्वप्रथम आपको ये बताना चाह रहा हूं कि थॉमस हॉब्स से पहले जीन बोंदा के द्वारा, फ्रांस के विचारक थे, किसके द्वारा? जीन बोंदा के द्वारा संप्रभुता के बारे में सर्वप्रथम विस्तृत रूप में उल्लेख किया गया था। किसके द्वारा? जीन बोंदा के द्वारा। परंतु जीन बोंदा ने अपने संप्रभु को या शासक को वास्तविक रूप में कुछ नियंत्रणों के अधीन रखा था। अर्थात जीन बोंदा का शासक ईश्वरीय कानून, प्राकृतिक कानून और राज्य की मौलिक विधियों के अधीन होगा। मतलब इन तीनों का जीन बोंदा के शासक पर प्रतिबंध होगा। परंतु उसके बाद में, जीन बोंदा के बाद में हॉब्स के द्वारा ही सर्वप्रथम एक ऐसे शासक की कल्पना की गई, एक ऐसे राज्य कॉमनवेल्थ की कल्पना की गई, जिसके अंतर्गत जो शासक होगा वह शासक पूर्ण रूप में निरंकुश होगा। उसके ऊपर किसी भी रूप में ईश्वरीय कानून, प्राकृतिक कानून और राज्य की मौलिक विधियों का कोई नियंत्रण नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में जो संप्रभुता की धारणा है वह पूर्ण रूप में जो वर्णित की गई है वह हॉब्स के द्वारा की गई। हालांकि इसके बाद में संप्रभुता के बारे में स्पष्ट रूप में जो सिद्धांत दिया जाएगा वह जॉन ऑस्टिन के द्वारा दिया जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? परंतु यहाँ यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि हॉब्स का जो संप्रभु है वह पूर्ण रूप में क्या होगा? निरंकुश होगा। अर्थात उसके ऊपर किसी भी रूप में किसी का कोई नियंत्रण नहीं होगा। मैं यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों के कहना चाह रहा हूँ कि हॉब्स का जो संप्रभु शासक है, वास्तविक रूप में हमें ऐसा लगता है जैसे लुई 14वां कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ, मैं ही व्यवस्थापक, मैं ही कार्यपालक और मैं ही न्यायपालक हूँ। तो हमें यहाँ हॉब्स के राज दर्शन में वास्तविक रूप में हॉब्स ने जो सामाजिक समझौता किया था, सामाजिक समझौते की बात की जा रही है, उस समझौते के परिणामस्वरूप जिस राज्य की उत्पत्ति होती है, जिस कॉमनवेल्थ की उत्पत्ति होती है, जिस लेवियाथन की स्थापना होती है, जिस संप्रभु शासक की स्थापना होती है, वह वास्तविक रूप में निरंकुश है। उसके ऊपर किसी भी रूप में कोई नियंत्रण नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर एक बात दोहराना चाहता हूँ कि यहाँ समझौता क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा है कि मैं मेरे सारे अधिकार इस व्यक्ति या समूह को सुपुर्द करता हूँ, त्याग करता हूँ। शर्त यह है कि आप भी अपने सारे प्राकृतिक अधिकार और स्वशासन के अधिकार इस व्यक्ति या समूह को समर्पित कर दे। इसका मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या समूह से बात कह रहा है कि हम एक अन्य व्यक्ति या समूह को सारे अधिकार समर्पित कर रहे हैं। कहने का भावार्थ यह है कि यहाँ पर वास्तविक रूप में लोगों ने मिलकर जो समझौता किया उसके परिणाम स्वरूप एक संप्रभु शासक की स्थापना होती है, जिसे कि हॉब्स ने लेवियाथन का है, राज्य का है, कॉमनवेल्थ का है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हॉब्स के राज दर्शन में निरंकुशतावाद, एक तरफ निरंकुशतावाद है, दूसरी तरफ व्यक्तिवाद है। तो ये बात स्पष्ट है कि ये एक दूसरे के विरोधी तत्व, विरोधी विचारधाराएं, उसके बावजूद भी हॉब्स के राज दर्शन दोनों बातें मौजूद है। यस, ये दोनों तत्व, इसकी विचारधाराएं मौजूद हैं। और इसके बारे में नहीं, जब हमने प्लेटो का अध्ययन किया था तो प्लेटो के अंतर्गत उसकी जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक में कितनी विचारधाराएं मौजूद हैं? बात यह है
कि एक अध्येता के द्वारा किस रूप में उनका अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, निरंकुशतावाद और व्यक्तिवाद, मतलब एक तरफ जो हॉब्स का शासक पूर्ण रूप में संप्रभु होगा, असीमित होगा, वही व्यवस्थापक, वही कार्यपालक और वही न्यायपालक होगा, उसके ऊपर किसी भी रूप में किसी का कोई नियंत्रण नहीं होगा, उसके जो आदेश है वही कानून होंगे। पूर्ण सत्तावाद की बात की जा रही है। दूसरी तरफ इसमें व्यक्तिवाद के तत्व भी मौजूद हैं। क्यों है? क्योंकि वास्तविक रूप में हॉब्स के द्वारा जो व्यक्तिवादी विचारधारा के अंतर्गत जिस हस्तक्षेप के सिद्धांत की बात की जाती है, आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत हस्तक्षेप सिद्धांत की बात की जाती है, इसी के साथ में वास्तविक रूप में व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो हॉब्स ने भी वास्तविक रूप में सबसे पहले व्यक्ति के जीवन के अधिकार की बात की है, इतने दृढ़ विश्वास के साथ की है कि आज हम कह सकते हैं कि आधुनिक विश्व के अंतर्गत किसी भी राष्ट्र राज्य के अंतर्गत व्यक्ति को वो अधिकार नहीं दिया गया है जो अधिकार व्यक्ति को हॉब्स ने दिया है। अर्थात हॉब्स का कहना है कि अगर व्यक्ति को लगे कि मेरे प्राण संकट में है, तो ऐसी स्थिति में वह सेना में जाने से, भाग लेने से मना कर सकता है। किसी भी रूप में यदि सरकार के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जिस इस व्यक्ति के जीवन को खतरा है, अंग भंग होने का खतरा है, तो ऐसी स्थिति में भी वह सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा बनाए हुए कानूनों का उल्लंघन कर सकता है, मना कर सकता है। तो क्या आज आधुनिक समय में वास्तविक रूप में राष्ट्र राज्य व्यक्ति को ऐसा अधिकार दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हॉब्स के राज दर्शन में एक तरफ निरंकुशतावाद भी है और दूसरी तरफ व्यक्तिवाद भी है। अब समझिए इसको। चलिए देखो, इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। विशेषकर कंपटीशन में किसी न किसी रूप में इसके ऊपर कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। और विशेषकर मैं कहना चाहूँगा जो एमए के विद्यार्थी हैं, इसी के साथ में बीए फाइनल के विद्यार्थी हैं, उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले मैक्सी के शब्दों से। नोट करें, किसके? मैक्सी के शब्दों से। मैक्सी क्या कह रहे हैं, ध्यान दें। निरंकुशतावादी होते हुए भी हॉब्स, क्या? निरंकुशतावादी होते हुए भी हॉब्स आदि से अंत तक, आदि मतलब प्रारंभ से, शुरू से, जहां से शुरू करता है, अपने लेवियाथन की बात आ रही है, आदि से अंत तक व्यक्तिवादी है। कौन कह रहे हैं? मैक्सी। अब नोट करें, मैक्सी क्या करें? निरंकुशतावादी होते हुए भी हॉब्स आदि से अंत तक व्यक्तिवादी है। अर्थात मैक्सी का कहना है कि वास्तविक रूप में जब हम लेवियाथन का अध्ययन करते, लेवियाथन क्या है? इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। लेवियाथन का अध्ययन करते तो उसके अंतर्गत वास्तविक रूप में आदि मतलब प्रारंभ से अंत तक व्यक्तिवादी विचारधारा के तत्व मौजूद हैं। चलिए दूसरी बात करते हैं, किसकी? शेवाइन। शेवाइन क्या कह रहे हैं, ध्यान दें। हॉब्स ने एक व्यक्तिवादी के रूप में अपने विचारों का प्रारंभ में प्रतिपादन किया, परंतु उसके विचारों का अंत निरंकुशतावाद में होता है। इसका मतलब इसके विचारों का प्रारंभ तो कहां से होता है? व्यक्तिवाद से होता है, और अंत कहां होता है? निरंकुशतावाद में होता है। तो इसका मतलब इस कोटेशन के आधार पर कहा जा सकता है कि हॉब्स के राजदर्शन के अंतर्गत या हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन के अंतर्गत ये दोनों विचारधाराएं मौजूद हैं, निरंकुशतावाद और व्यक्तिवाद। चलिए अब हम इन दोनों तत्वों को अलग अलग लेते हैं। क्या? सबसे पहले बात करेंगे हम निरंकुशतावाद के तत्व, अर्थात हॉब्स के राज दर्शन में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसके आधार पर हम कहें कि इसके अंतर्गत निरंकुशतावाद के तत्व मौजूद है। यस, चलिए सबसे पहला क्या है भाई? संप्रभुता असीमित है। मैं आपको पहले समझा चुका हूं ये बात कि वास्तविक रूप में हॉब्स के राज दर्शन के अंतर्गत, अर्थात जो हॉब्स के द्वारा सामाजिक समझौते की बात की गई है, तो उस सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप जिस राज्य की स्थापना होती है, जिस कॉमनवेल्थ की स्थापना होती है, जिस संप्रभु शासक की स्थापना होती है, जिस लेवियाथन की स्थापना होती है, वह जो शासक है, वह जो राज्य है, पूर्ण रूप में असीमित होगा। उसके ऊपर किसी भी रूप में कोई प्रतिबंध, नियंत्रण नहीं होगा। जैसे कि जीन बोंदा ने अपने शासक के ऊपर ईश्वरीय कानून, प्राकृतिक कानून और राज्य की मूल विधियों के नियंत्रण की बात की थी, मगर यहाँ पर हॉब्स का कहना है कि शासक के ऊपर किसी भी रूप में ईश्वरीय कानून, प्राकृतिक कानून, राज्य की मूल विधियां या कानूनों का कोई नियंत्रण नहीं होगा, वह पूर्ण रूप में असीमित होगा। ठीक, तो ये बात इसके अंतर्गत मौजूद है। अब जो दूसरा तत्व है, मतलब कहने का भावार्थ ये है कि जो हॉब्स का राज्य है, उस राज्य या संप्रभु के क्या लक्षण हैं? तो ये लक्षण वास्तव में ऐसे हैं कि जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हॉब्स के राज दर्शन में निरंकुशतावाद मौजूद है। चलिए दूसरा क्या है? समस्त सकारात्मक कानूनों का स्रोत।
अर्थात वास्तविक रूप में हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन के अंतर्गत जिस शासक या संप्रभु की बात की है, जिस राज्य की बात की है, वास्तविक रूप में वह ही सभी प्रकार के सकारात्मक या विधेयात्मक कानूनों का स्रोत है। मतलब उसके आदेश ही कानून होंगे, उसके आदेश ही कानून होंगे। मैंने आपको पहले कह दिया था कि हमें यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो हॉब्स का शासक है वो क्या है, वही व्यवस्थापक है, वही कार्यपालक है, वही न्यायपालक है। अर्थात वास्तविक रूप में हॉब्स की विचारधारा के अंतर्गत हमें किसी भी रूप में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिखाई नहीं देता है। क्या कह रहा हूं मैं, आगे चल करके जब मॉन्टेस्क्यू के द्वारा शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की बात की जाएगी तो वास्तव में शक्ति पृथक्करण यहाँ मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि जो शासक है, संप्रभु है, वही अपने आप में व्यवस्थापक है, वही कार्यपालक और वो न्यायपालक है। ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला तीसरा क्या है भाई, संपत्ति का सृष्टा और नियामक। यस, वास्तविक रूप में हॉब्स का कहना है कि समझौता किया ही इसलिए गया है कि हमारे जीवन और संपत्ति की रक्षा हो। इसलिए जो संप्रभु शासक है वह जब चाहे तब व्यक्तियों की संपत्ति को छीन सकता है, क्योंकि उनकी संपत्ति की सुरक्षा केवल संप्रभु के द्वारा, शासक के द्वारा, राज्य के द्वारा की जाएगी। इसलिए संपत्ति का सृष्टा और नियामक, नियंत्रक भी कौन होगा भाई, संप्रभु होगा, शासक होगा। ठीक है। चौथा लक्षण क्या दिखाई दे रहा है हॉब्स के संप्रभु का, कि प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत। यस, वास्तविक रूप में हॉब्स का जो शासक होगा उसके द्वारा प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत सभी अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। अर्थात नियुक्ति करने वाला भी यही होगा, उनका श्रेणीकरण करने वाला भी यही होगा, जिससे कि लोक प्रशासन के अंतर्गत पद सोपान की संख्या दी जाती है। क्या कर रहा मैं, श्रेणीकरण या पद सोपान की व्यवस्था करने वाला भी यही होगा। इसका मतलब ये होगा कि प्रशासनिक क्षेत्र, अर्थात मैं आपको पहले कह चुका हूं, व्यवस्थापक भी यही, कार्यपालक भी यही, न्यायपालक भी यही है। तो प्रशासनिक शक्तियों का स्रोत भी यही होगा। इसका मतलब कार्यपालक शक्तियां इसके अंतर्गत मौजूद होंगी। क्लियर है। इसी के साथ में यहाँ कानूनों का स्रोत ही होगा। इसका मतलब व्यवस्थापक शक्तियां इसमें होंगी। क्लियर बात होगी। व्यवस्थापक भी यही है, फिर इसके बाद में कार्यपालक भी यही है। अगला समझें, संप्रभु न्याय का स्रोत। आगे बात, तीनों बातें आ गई। व्यवस्थापक भी यही है, कार्यपालक भी यही है और न्यायपालक भी यही है। अर्थात यहाँ पर शक्ति पृथक्करण नहीं है। अब संप्रभु न्याय का स्रोत भी है। कैसे? कि वास्तविक रूप में या किसी भी रूप में न्यायपालिका की स्वतंत्र रूप में कोई व्यवस्था नहीं की गई है, बल्कि वास्तविक रूप में जो न्यायाधीश होंगे वो न्यायाधीश इस शासक के सिंहासन के नीचे सिंह होंगे। इसका मतलब अपने आप में पूर्ण कौन होगा, शासक ही होगा। इसलिए न्यायपालिका यहाँ स्वतंत्र नहीं है। शाबाश। चलिए आगे। अधिकार केवल संप्रभु में निहित है। इसका मतलब है कि वास्तविक रूप में यहाँ पर सब कुछ शासक के हाथों में होगा। व्यक्तियों को क्या अधिकार देने, क्या नहीं देने हैं, इसका निर्णय भी केवल कौन करेगा, संप्रभु करेगा, शासक करेगा, राज्य करेगा, कॉमनवेल्थ करेगा। ठीक है, जिससे कि हॉब्स ने लेवियाथन की संज्ञा दी है। अगला क्या है भाई, युद्ध और शांति का निर्णय। यस, हॉब्स का शासक न केवल आंतरिक बल्कि बाहरी रूप में भी संप्रभु होगा। युद्ध, शांति, समझौते। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी रूप में आंतरिक क्षेत्र की बात आए तो इन दोनों के अंतर्गत, मतलब आंतरिक और बाहरी क्षेत्र के अंतर्गत हॉब्स का जो शासक होगा वह पूर्ण रूप में अंतिम होगा, उसके निर्णय ही मान्य होंगे। बाहरी रूप में वह किसी के दबाव में नहीं आएगा। आंतरिक रूप में भी एक देश के अंतर्गत जितने भी समुदाय होते हैं वो सब उसके अधीन होंगे। वह अपने आप में पूर्ण होगा, उसके ऊपर कोई भी नहीं होगा। वह किसी भी रूप में किसी भी नियम के अधीन नहीं होगा। इसलिए युद्ध और शांति का अंतिम निर्णायक भी कौन होगा भाई, संप्रभु होगा, शासक होगा। अगला क्या है, संप्रभुता अविभाज्य और अधेय। बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या कह रहा हूं मैं, संप्रभुता अविभाज्य और अधेय। वास्तविक रूप में हॉब्स ने जिस सामाजिक समझौते सिद्धांत की बात की उसके परिणाम स्वरूप जिस राज्य की उत्पत्ति होती है, जिस संप्रभु शासक की उत्पत्ति होती है, जिस लेवियाथन की उत्पत्ति होती है, जिस कॉमनवेल्थ की उत्पत्ति होती है, वह वास्तविक रूप में अविभाज्य है। अर्थात इनका कहना है कि सत्ता का विभाजन नहीं हो सकता है। क्यों? ये बात पीछे हो गई है।
शासक ही व्यवस्थापक है, वही कार्यपालक और वही न्यायपालक है। तीनों बातें आ गई नहीं, वही न्यायपालक, इसलिए किसी भी रूप में शक्ति का बंटवारा नहीं होगा। अदेय, इसका मतलब उस शक्ति सत्ता में किसी अन्य को सहभागी नहीं बनाया जाएगा, किसी अन्य को शक्ति सत्ता का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा। इसलिए संप्रभुता क्या है भाई, अविभाज्य और अदेय, ये संप्रभुता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। तो थॉमस हॉब्स के राज दर्शन में ये बात मौजूद है। अगली बात 9, संप्रभुता का क्षेत्राधिकार सर्वव्यापी है, अर्थात वास्तविक रूप में जो संप्रभु शासक होगा उस राज्य के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, परिवार, समुदाय, संस्था सब कुछ उसके अधीन होंगे। उसके ऊपर, उससे ऊपर कोई भी संस्था या कानून नहीं होगा। इसलिए वास्तविक रूप में जो संप्रभु है उसका क्षेत्राधिकार सर्वव्यापी है, राज्य के अंतर्गत सब कुछ वही होगा। अन्य जितनी भी संस्थाएं हैं, समूह हैं, समुदाय हैं, वो सब इसके अधीन होंगे। अगली अंतिम बात, चरत संप्रभु के अधीन। यस, हमने संत थॉमस एक्विनास की जब बात की तब बताया था कि वो चर्च को सर्वोच्च मान रहे हैं। उसके बाद में मैकियावेली के द्वारा धर्म और नैतिकता का राजनीति से पृथक्करण कर दिया गया था। मैकियावेली ने राज्य को सर्वोच्च मान लिया था। और यहाँ पर वास्तविक रूप में हॉब्स ने अपनी पुस्तक लियाथन के अंतर्गत स्पष्ट रूप में कह दिया है कि चर्च संप्रभु के अधीन होगा, अर्थात वास्तविक रूप में जो धार्मिक गतिविधियां हैं वह पूर्ण रूप में राज्य के अधीन होगी, मतलब चर्च संप्रभु के अधीन होगा। जबकि जीन बोना ने कहा था कि संप्रभु ईश्वरीय प्राकृतिक कानून के अधीन होगा, लेकिन यहाँ पर किसी भी रूप में संप्रभु के ऊपर कोई ईश्वरीय कानून, प्राकृतिक कानून का प्रतिबंध नहीं होगा। इसलिए अंतिम लक्षण है चर्च संप्रभु के अधीन होगा। क्या? चर्च संप्रभु के अधीन होगा। तो जब हॉब्स के लेवियाथन के अंतर्गत ये सारी बातें मिलती हैं तो हम कह सकते हैं कि हॉब्स के राज दर्शन में निरंकुशतावाद के तत्व मौजूद हैं, अर्थात हॉब्स के द्वारा वास्तविक रूप में जिस समझौता सिद्धांत की बात की गई है उसके परिणाम स्वरूप जिस राज्य की स्थापना होती है वह अपने आप में निरंकुश है, अर्थात उसके ऊपर किसी का कोई नियंत्रण या प्रतिबंध नहीं है, उसके आदेशी कानून है, इसलिए इसमें निरंकुशतावाद के तत्व मौजूद है। चलिए अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन बताने जा रहा हूं मैं आपको, क्या नोट करें, वाहन। क्या है? वाहन। क्या करे? वाहन। हॉब्स एक नगण्य निरंकुशतावाद की स्थापना करता है। नोट करें, वाहन क्या करे? हॉब्स एक नगण्य निरंकुशतावाद की स्थापना करता है, मतलब एक ऐसे निरंकुशतावाद की स्थापना करता है वास्तविक रूप में जो शासक होगा वह उसके ऊपर किसी भी रूप में किसी का कोई नियंत्रण नहीं होगा, उसके निर्णय ही अंतिम होंगे। चाहे वह गलत आदेश दे रहा हो तो भी उसके आदेशों का पालन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आदेशों का उल्लंघन करने का मतलब हॉब्स कह रहे हैं कि जनता वापस प्राकृतिक अवस्था में चली जाएगी। प्राकृतिक अवस्था में क्या होगा? वही मार काट, हिंसा, सबका सबके विरुद्ध युद्ध जैसी स्थिति होगी। इसलिए व्यक्ति ऐसा नहीं चाहेंगे तो जो शासक होगा, शासक के द्वारा जो भी नैतिक अनैतिक आदेश दिया जाएगा उसका पालन किया जाएगा। परंतु ध्यान रखें, अब हम अगली बात पर आते हैं कि वास्तविक रूप में हॉब्स ने अपने शासक को संपूर्ण रूप में सब अधिकार दिए हैं, उसे निरंकुश बनाया है, उसके ऊपर किसी भी रूप में कोई नियंत्रण नहीं रखा है। परंतु इसके बावजूद भी थॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में व्यक्ति को एक ऐसा अधिकार दिया है, अर्थात जीवन का अधिकार, कि अगर व्यक्ति को लगे कि मेरा जीवन सुरक्षित नहीं है तो ऐसी स्थिति में वह वास्तविक रूप में सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जाए, राज्य के द्वारा जो आदेश दिए जाए, उन आदेशों का उल्लंघन कर सकता है। यहाँ तक कि सेना में भर्ती होने से भी मना कर सकता है, सेना से लड़ते हुए भाग भी सकता है। और यदि वास्तविक रूप में किसी भी रूप में कोई और ऐसा आदेश दिया जाए जिससे कि व्यक्ति को मरने का खतरा है, कि मेरी मृत्यु निश्चित है या मैं अंग भंग हो जाऊंगा, तो वह किसी भी रूप में आदेश का पालन नहीं करेगा। आधुनिक समय में कोई भी या किसी भी देश की सरकार ऐसा अधिकार नहीं देती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हॉब्स के राज दर्शन में व्यक्तिवाद के तत्व मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्तिवादी विचारधारा ये कहती है
कि वास्तविक रूप में व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र होगा और यहाँ पर जो भी संस्थाएं होंगी, चाहे राज्य हो या समाज हो, उनकी स्थापना व्यक्ति के लिए की जाती है। इसलिए व्यक्ति को किसी भी रूप में कोई दुख या पीड़ा होती है तो उन नियमों को, उन कानूनों को, उन संस्थाओं को परिवर्तित किया जा सकता है, मगर व्यक्ति का अहित किसी भी सूरत पर नहीं होने दिया जाएगा। अर्थात व्यक्तिवादी विचारधारा के अंतर्गत केंद्र बिंदु होगा व्यक्ति। अब हम कह सकते हैं कि हॉब्स के दर्शन के अंतर्गत भी जो केंद्र बिंदु है वो व्यक्ति है। अर्थात हॉब्स एक शासक को निरंकुश बनाने के लिए निरंकुशता का अधिकार नहीं दे रहा है, बल्कि वास्तविक रूप में हॉब्स शासक को व्यक्तियों के जीवन के लिए उस समय जो अव्यवस्था थी उस अव्यवस्था को दूर करने के लिए एक शासक को अधिकार दे रहा है। किसके लिए? व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए, संपत्ति की सुरक्षा के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि हॉब्स के दर्शन के अंतर्गत व्यक्तिवाद के तत्व मौजूद है। चलिए अब बात करते हैं क्या व्यक्तिवाद के तत्व शुरू करें। क्या कि हॉब्स के राज दर्शन में कुछ व्यक्तिवाद के तत्व भी मौजूद है। क्या क्या है भाई? नंबर 1, मानव स्वभाव संबंधी धारणा। क्लियर? ये बात हमने आपको पिछली वीडियो में समझाई थी कि हॉब्स व्यक्ति को स्वभाव से कैसा मानता है? बिल्कुल आत्म केंद्रित मानता है, स्वार्थी मानता है। मतलब व्यक्ति को स्वभाव से स्वार्थी, धूर्त, धोखेबाज, पशु से भी ज्यादा हिंसक। मूल बात है कि हॉब्स व्यक्ति को आत्म केंद्रित मानता है। इसका कहना है कि व्यक्ति के जो भी क्रियाकलाप होते हैं स्वार्थ के आधार पर होते हैं। तो भाई बताइए मुझे, जब हॉब्स व्यक्ति को स्वार्थी मान रहा है, आत्म केंद्रित मान रहा है, तो व्यक्तिवादी विचारधारा भी यही कहती है। अगर हम वास्तविक रूप में हॉब्स के राज दर्शन का ठीक से अध्ययन करें तो इसका मनोवैज्ञानिक तत्व यही है। क्या है? कि वास्तविक रूप में व्यक्ति आत्म केंद्रित होता है। जो भी कार्य करेगा अपने भले के लिए करेगा, भले के लिए करेगा तो उसका निर्णय भी ठीक होगा, अच्छा होगा, उचित होगा, इसलिए उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए। तो व्यक्तिवादी विचारधारा भी यही कहती है। अर्थात इसका मनोवैज्ञानिक तत्व यही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उसने मानव का स्वभाव जो बतलाया है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि व्यक्तिवादी विचारधारा का ही निर्माण किया जा सकता है इसके आधार पर। अर्थात हॉब्स ने मानव का जो स्वभाव बताया है इसके आधार पर केवल व्यक्तिवादी विचारधारा ही गढ़ी जा सकती है। क्यों? क्योंकि व्यक्तिवादी विचारधारा ये कहती है कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दीजिएगा, वह स्वयं अपना हित जानता है, राज्य सरकार उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। मतलब आर्थिक क्षेत्र में उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर भी तो हॉब्स व्यक्ति को आत्म केंद्रित मान के चल रहा है, उसको स्वार्थी मान रहा है। उसका कहना है कि सुख और दुख वस्तु में नहीं है बल्कि भावनाओं में है। तो ये बात सत्य है। इसके आधार पर केवल व्यक्तिवादी धारणा का निर्माण किया जा सकता है, व्यक्तिवादी विचारधारा का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव स्वभाव संबंधी धारणा जो इन्होंने बताई है उसके अंतर्गत हम कहेंगे कि व्यक्तिवादी तत्व मौजूद है। चलिए दूसरा, राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य। हम संपूर्ण पश्चिमी राजनीतिक विचारों के इतिहास का अध्ययन करते हैं, भारतीय राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन करते हैं, अन्य देशों की राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन करते हैं, तो बातें हमें दो ही दिखा देती हैं कि राज्य साध्य है साधन, व्यक्ति साध्य है साधन। तो यहाँ पर हॉब्स किसकी बात कर रहे हैं? मतलब पूरे इतिहास में दो ही बातें आती हैं कि व्यक्ति और राज्य में कौन साध्य है और कौन साधन है। तो यहाँ पर हॉब्स क्या कर रहे हैं कि राज्य साधन है। क्यों साधन है? क्योंकि व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए समझौता किया गया है, अर्थात स्वयं मानवों के द्वारा राज्य का निर्माण किया गया है। राज्य एक कृत्रिम संस्था है, लोगों ने आपस में मिलकर समझौता इसलिए किया है, किस लिए किया है? कि अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा हो। इसलिए राज्य क्या है? एक साधन है और व्यक्ति क्या है? साध्य है। इसका मतलब कि वास्तविक रूप में व्यक्तियों ने अपने लिए राज्य की स्थापना की है, समाज की स्थापना की है। अब ऐसी स्थिति में यदि राज्य और समाज के कोई नियम या कानून व्यक्ति का हित करते हैं, व्यक्ति को उनसे दुखों की प्राप्ति होती है, तो ऐसी स्थिति में उन नियमों को परिवर्तित किया जाना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यक्तिवादी विचारधारा वास्तविक रूप में राज्य को साधन मानती है और व्यक्ति को साध्य मानती है। और टॉमस हॉब्स के राज दर्शन में भी ये बातें हमें देखने के लिए मिलती है, क्योंकि टॉमस हॉब्स शासक को संप्रभु बना इसलिए रहा है,
सभी प्रकार की शक्तियां इसलिए दे रहा है जिससे कि अव्यवस्था को दूर किया जा सके और व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की जा सके। आधुनिक समय में, आधुनिक विश्व में हम देखते हैं क्या सभी राष्ट्र राज्य के द्वारा अपने इस कर्तव्य का ठीक से पालन किया जा रहा है कि व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा हो रही हो? नहीं, इसमें हमें असफलता प्राप्त हो रही है। तो ध्यान दें, राज्य साधन व्यक्ति साथ ही व्यक्तिवादी विचारधारा का केंद्र बिंदु है और थॉमस हॉब्स के राज दर्शन में ये बातें मौजूद हैं, इसलिए हम कहेंगे कि व्यक्तिवादी तत्व इसमें निहित है। तीसरा, राज्य एक कृत्रिम संस्था है। यस, व्यक्तिवादी विचारधारा यही तो कहती है कि राज्य क्या है? एक कृत्रिम संस्था है, मानव निर्मित संस्था है। मानवों ने अपने हित के लिए, अपने भलाई के लिए राज्य का निर्माण किया है। थॉमस हॉब्स भी राज्य को एक कृत्रिम संस्था ही तो बताते हैं भाई, मानवकृत संस्था ही तो बताते हैं। कैसे? जो समझौता होता है उस समझौते के द्वारा तो राज्य की उत्पत्ति होती है, राज्य की स्थापना होती है। समझौता क्या होता है कि मैं इस व्यक्ति या संस्था को, समुदाय को क्या मेरे सारे अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, स्वशासन के अधिकार समर्पित करता हूं, त्यागता हूं। शर्त यह है कि तुम भी, अन्य व्यक्ति, कि तुम भी अपने सारे प्राकृतिक अधिकार या स्वशासन के अधिकार इस व्यक्ति या समूह को समर्पित कर दें। इसके परिणाम स्वरूप राज्य की स्थापना हो रही है। इसका मतलब लोगों ने अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए राज्य का निर्माण किया है, राज्य की स्थापना की है, इसलिए राज्य कृत्रिम संस्था है। आपके दर्शन में बात मौजूद है और व्यक्तिवादी विचारधारा भी राज्य को कृत्रिम संस्था मानती है, इसलिए ये व्यक्तिवाद का तत्व मौजूद है इसमें। अगला, आत्म संरक्षण का अधिकार। यस, व्यक्तिवादी विचारधारा का मूल केंद्र बिंदु तो यही है कि व्यक्ति के ऊपर बल दिया जाए। इसका केंद्र बिंदु व्यक्ति है, व्यक्ति की स्वतंत्रता है, व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी थॉमस हॉब्स ने एक शासक को निरंकुश मानते हुए भी उसके पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया, उसके बावजूद भी व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है। क्या अधिकार दिया गया है? कि उसके जीवन को यदि खतरा होता है ऐसी स्थिति में वह सेना में भी भर्ती होने से मना कर सकता है और किसी भी रूप में सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कि व्यक्ति के जीवन को खतरा लगता हो, उसे अंगभंग होने का डर हो, तो वह अपने जीवन की सुरक्षा के लिए उन कानूनों का उल्लंघन कर सकता है, वह बाध्य नहीं है। क्या आधुनिक विश्व के अंतर्गत राष्ट्र राज्य के द्वारा ऐसा अधिकार दिया जाता है? नहीं दिया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हॉब्स व्यक्तिवादियों में सबसे बड़ा व्यक्तिवादी था। क्या कह रहा हूं मैं? हॉब्स व्यक्तिवादी में सबसे बड़ा व्यक्तिवादी था, क्योंकि आज तक पूरी दुनिया में किसी भी राष्ट्र राज्य के द्वारा ऐसा अधिकार नहीं दिया गया और दिया भी नहीं जा सकता। तो हम क्या कहें कि हॉब्स के राजदर्शन में व्यक्तिवाद नहीं है? यस, व्यक्तिवाद ये सबसे महत्वपूर्ण लक्षण मौजूद है इसमें। अंतिम, राज्य के कार्यों की निषेधात्मक धारणा। क्या? निषेधात्मक मतलब नकारात्मक, निषेधात्मक धारणा। ध्यान दें, व्यक्तिवादी विचारधारा क्या कहती है कि राज्य को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अर्थात आर्थिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप की नीति या सिद्धांत को अपनाना चाहिए। थॉमस हॉब्स भी क्या कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में व्यक्तियों का ये कर्तव्य है कि वो स्वयं स्वतंत्र हैं, अपने बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दिलाते हैं, इसी के साथ में उनके द्वारा भोजन की किस रूप में व्यवस्था की जाती है, किस रूप में वो समझौते करते हैं, आर्थिक दृष्टि से मतलब आर्थिक संविदा कैसे करते हैं, इसके लिए पूर्ण रूप में स्वतंत्र हैं। तो जब व्यक्तिवादी विचारधारा के अंतर्गत ये बातें मौजूद हैं और थॉमस हॉब्स के राजदर्शन में बातें मौजूद हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हॉब्स के राजदर्शन में व्यक्तिवाद के तत्व मौजूद है। क्यों? क्योंकि थॉमस हॉब्स भी कह रहा है, क्या कह रहा है कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तियों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, अर्थात वो किस रूप में शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, आर्थिक संविदा या समझौता किस रूप में करते हैं, भोजन की व्यवस्था किस रूप में करते हैं, इसी के साथ में राज्य के अंतर्गत अन्य व्यक्तियों को किस रूप में दास बनाते हैं, खरीदते हैं, इसके लिए वो पूर्ण स्वतंत्र हैं। मतलब वही बात आ रही है कि आर्थिक क्षेत्र में थॉमस हॉब्स भी एक प्रकार से हस्तक्षेप की नीति की बात कर रहे हैं और व्यक्तिवादी विचारधारा का केंद्र बिंदु है क्या? आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति को अपनाना। अतः हम कह सकते हैं
कि थॉमस हॉब्स के राज दर्शन में व्यक्तिवाद की तत्व मौजूद है। आप इन पांचों बिंदुओं के आधार पर इसका ठीक से विश्लेषण कर सकते हैं। अब चलिए अंत में हम एक कोटेशन आपको बताने जा रहे हैं। क्या मैक्सी कह रहे हैं, नोट करेंगे क्या मैक्सी कि हॉब्स का लेवियाथन, लेवियाथन क्या है, इनकी पुस्तक का नाम है, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जिसका कि हिंदी अर्थ क्या होता है, राज्य, कॉमनवेल्थ, संप्रभु, शासक। इसी के साथ में इसको विशालकाय जल जंतु भी कहा जाता है, जिसके दोनों तरफ मुख होते हैं। ठीक है, हॉब्स का लेवियाथन केवल संप्रभुता के सिद्धांत का और राज्य को एक साधन के रूप में मानने का ही ग्रंथ नहीं है, वह व्यक्तिवाद का भी प्रबल समर्थक है। इसका मतलब ये हो गया कि मैक्सी का कहना ये है कि वास्तविक रूप में हॉब्स के ग्रंथ पुस्तक लेवियाथन के अंतर्गत संप्रभुता की भी बात है, संप्रभुता के सिद्धांत की बात है, परंतु इसके साथ में राज्य को एक साधन भी माना गया है और इसी के साथ में यहाँ व्यक्तिवाद का भी समर्थन किया गया है। चलिए फिर से दोहराएं, मैक्सी क्या करें, हॉब्स का लेवियाथन केवल संप्रभुता के सिद्धांत का और राज्य को एक साधन के रूप में मानने का ही ग्रंथ नहीं है, वह व्यक्तिवाद का भी प्रबल समर्थक है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि हॉब्स के राज दर्शन में या हॉब्स के राजनीतिक विचारों के अंतर्गत निरंकुशतावाद और व्यक्तिवाद ये दोनों ही विरोधी तत्व मौजूद है। वैसे देखो कि दोनों के छोर अलग अलग है, एक इस छोर पर है, दूसरा इस छोर के ऊपर है। भाई निरंकुशतावाद वास्तविक रूप में शासक नियंत्रण ही होगा, उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होगा, और व्यक्तिवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, यहाँ पर व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात होगी नहीं, इसका मतलब विरोधी है ये विचारधारा। मगर इसके बावजूद भी हॉब्स के राज दर्शन में दोनों बातें मौजूद हैं, ये दोनों तत्व मौजूद हैं, ये दोनों विचारधाराएं मौजूद है। एक बात और बताऊंगा, क्या कि हॉब्स पहला व्यक्ति था, नोट करें, हॉब्स पहला व्यक्ति था जिसने व्यक्ति के जीवित रहने के अधिकार को सर्वोपरि माना। नोट कीजिएगा कि हॉब्स ही पहला व्यक्ति था जिसने व्यक्ति के जीवित रहने के अधिकार को सर्वोच्च माना, अर्थात इन्होंने वास्तविक रूप में व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार इस रूप में दिया है कि वह सेना में भर्ती होने से भी मना कर सकता है, युद्ध से भाग सकता है, और किसी भी रूप में सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा कोई आदेश दिया जाए जिससे व्यक्ति को ये लगे कि मेरे जीवन को खतरा है, तो वह उन कानूनों का उल्लंघन कर सकता है। आधुनिक विश्व के अंतर्गत किसी भी देश की सरकार के द्वारा ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता। अतः अंत में मैं कह सकता हूं कि थॉमस हॉब्स व्यक्तिवादियों में सबसे बड़ा व्यक्तिवादी था। ये हो गया आपका हॉब्स का राज दर्शन में निरंकुशतावाद और व्यक्तिवाद के तत्व। क्लियर? प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, इसी के साथ में हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।